हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कुछ स्टॉक्स की लेटेस्ट अपडेट्स को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं ट्रेंट और बेल से। तो देखो, निफ्टी में शामिल होंगे ट्रेंट और बेल, ये दो स्टॉक्स होंगे बाहर। देखो, काफ़ी टाइम पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ट्रेंट और बेल ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स में अब शामिल होने वाले हैं। तो अब ये घड़ी आ चुकी है, कल ये दोनों स्टॉक्स निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल हो जाएंगे। तो चलो, काफ़ी अच्छी बात है। अब देखो, कौन कौन सी दो स्टॉक्स निकलने वाले हैं निफ्टी 50 इंडेक्स से, मे भी आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं। एलटीआई, माइंट्री एंड डॉक्टर रेड्डीज लैब। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी जो है वो निफ्टी 50 इंडेक्स से आउट होकर के निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में इन होंगे। अब देखो, क्या इन दोनों कंपनीज के लिए बहुत ही बुरी खबर हो गई, ये दोनों स्टॉक्स अब एकदम बेकार हो गए? जी नहीं गाइज, ये जो कंपनीज हैं ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं और इनका जो बिजनेस है वो भी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है। ये जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये फार्मा सेक्टर से बिलोंग करती है, एंड एलटीआई माइंट्री ये आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। और जो दोनों कंपनीज हैं ये लार्ज कैप कंपनीज हैं, बढ़िया फंडामेंटल्स वाले कंपनीज हैं। अगर हम बात करें सेटलमेंट की, तो हर 6 महीने में जो इंडेक्स हैं हमारे वो सेटलमेंट होते रहते हैं। ठीक है, जो स्टॉक्स इंडेक्स में रहने के लिए जो भी एलिजिबिलिटीज होती हैं उनके अनुसार खरे उतरती है तो उन्हें इंडेक्स में रखा जाता है, और जो खरे नहीं उतरती है उन्हें आउट किया जाता है, और उसके बदले में जो उस लायक होती है उस स्टॉक को इन किया जाता है। ठीक है, तो सभी इंडेक्स में इस प्रकार की चीज़ें होती रहती हैं, चाहे हम निफ्टी 50 की बात करें, नेक्स्ट 50 की बात करें, या फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी इंडेक्स के अंदर ये सेटलमेंट होते रहते हैं। ये जो स्टॉक्स हैं ये इधर से उधर इन आउट होते रहते हैं। अब देखो दोस्तों, ये जो दोनों कंपनीज इन होने वाली है कल, ट्रेंट और बेल, तो इनको इन होने के बाद इनके अंदर देखो कैसी इनफ्लो आ सकती है, ये यहाँ पर बताई जा रही है। ट्रेंट की अगर हम बात करें तो ट्रेंट के अंदर निफ्टी 50 इंडेक्स में आ जाने के बाद 495 मिलियन डॉलर्स की इनफ्लो आ सकती है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स आ सकती है। फिर यहाँ पर बेल की अगर हम बात करें तो बेल के अंदर 336 मिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, अ, हमारी जो सबसे बड़ी इंडेक्स है निफ्टी 50, उसके अंदर ये स्टॉक्स ऐड हो रहे हैं। और चलो, अब हम नेक्स्ट अपडेट को डिस्कस करते हैं जो कि कोचिन शिपयार्ड से रिलेटेड है। देखो, यहाँ पर एक एनालिस्ट के द्वारा काफ़ी अच्छी खासी टारगेट दी जा रही है। चलो डिस्कस करते हैं। कुणाल वी परार का कहना है कि डेली चार्ट पर स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज पर मजबूत सपोर्ट के करीब ट्रेड कर रहा है, जो संभावित उछाल का संकेत देता है। इस स्टॉक का 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट स्तर पर मजबूत सपोर्ट है, जो 1580 पर स्थित है, जिससे रीबाउंड की संभावना और बढ़ती है। फिलहाल स्टॉक का भाव 1843, देखो ये भाव को मत समझकर चलना, अभी जो भाव है वो बदल चुकी है। ठीक है, रुपए प्रति शेयर है। वहीं इसका टारगेट 2010 से लेकर 2280 रुपये प्रति शेयर तय किया है। इसके साथ ही स्टॉप लॉस 1630 रुपये की सलाह है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई ने भी अपनी गिरती हुई ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, जो स्टॉक में सकारात्मक मोमेंटम का संकेत देता है। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म की टारगेट यहाँ पर दी जा रही है काफ़ी अच्छी खासी, 2010 से लेकर के 2280 रुपये यहाँ पर टारगेट दी जा रही है कोचिन शिपयार्ड के शेयर में। अब चलो चार्ट को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर अगर हम करेक्शन की बात करें तो ये जो स्टॉक है अपने 52 वीक हाई के लेवल से 40 से 41% तक करेक्ट हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आई है इस स्टॉक में। एंड अब देखो, ये जो लाइन है ये 200 ईएमए की लाइन है, जो कि 1590 की है। ठीक है, अब इस सपोर्ट को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताई जा रही है एनालिस्ट के द्वारा, और इस सपोर्ट से स्टॉक लगभग 100 रुपये ऊपर है। फिलहाल 1704 रुपये की आज की क्लोजिंग प्राइस है। अगर हम यहाँ से ये टारगेट्स की बात करें जो कि एनालिस्ट के द्वारा दी जा रही है 2010 से लेकर के 2280 तक की, तो
अभी के प्राइस से ये 18 से 34% तक की गेन होगी। ठीक है, तो इतनी बड़ी टारगेट दी जा रही है स्टॉक के अंदर। यहाँ पर स्टॉप लॉस बताई जा रही है एनालिस्ट के द्वारा, ये 1630 की। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टर्म के लिए ये टारगेट दिए जा रहे हैं। अब देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि कोई भी एनालिस्ट या ब्रोकरेज फर्म आपको बोल दे कि यहाँ पर अभी इतनी बढ़िया गेन आ सकती है तो आप जाकर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिए। जी नहीं, आपको खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस भी करनी चाहिए। अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हो तो आपको चार्ट के अंदर वैसी इंडिकेशन मिलनी चाहिए। ऐसे ही किसी के कह देने पर डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर देना है। ठीक है, देखो चार्ट के अंदर हमें क्या देखने को मिला है कि ये जो स्टॉक है ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ नहीं पा रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट तो मिला लेकिन प्राइस ऊपर साइड में सस्टेन नहीं कर पाया है। तो बढ़िया ब्रेकआउट की इंडिकेशन मिलनी चाहिए, तभी जाकर हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड लेंगे और एक स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे। ठीक है, अभी उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर वैसी इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है ब्रेकआउट की। काफ़ी ज़्यादा लोग फिबोनाची, आरएसआई और भी काफ़ी सारे इंडिकेटर्स की बात करते हैं, मैं कमेंट्स में देखा करता हूँ। तो देखो गाइज, टेक्निकल्स को जितना सिंपल रखो उतना बेटर होगा। चीज़ों को सिंपल रखने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा उलझे रहोगे ये सब इंडिकेटर्स में उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं सिर्फ सपोर्ट, रेजिस्टेंस और जो पैटर्न्स होते हैं उनको ज़्यादा फोकस करके चलता हूं, प्राइस एक्शन को फोकस करके चलता हूं, और बहुत ज़्यादा अगर कहो तो ईएमए को चेक करता हूं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे सीधे जो इंडिकेटर्स लोग इस्तेमाल करते हैं उतनी ज़्यादा मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो वो आप देख सकते हो अपने अनुसार। ठीक है, लेकिन मैं चीज़ों को सिंपल रखना पसंद करता हूँ। सिंपल से स्टॉक के अंदर डिस्काउंट्स मिले एटलीस्ट 20 to 25% की, तो वहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करता हूँ एंड फिर बाय ऑन डिप करते चलता हूँ हर 5 से 10% की गिरावट पर। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और इन्वेस्टर के लिए उतनी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक कहाँ जाएगा। कोई भी स्टॉक के अंदर टारगेट्स दिए जा रहे हैं तो उनसे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड ग्रोथ के ऊपर पूरा भरोसा है तो ठीक है। एंड देखो दोस्तों, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से किए हैं। ये कोई बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।